ये बात 2022 की है। लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र की बात है। उस समय थाने के प्रभारी शिववरण लाल यादव अपने काम में व्यस्त थे। 25 जून 2022 को उन्हें नीलमथा इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर मिली। दिव्यांग व्यक्ति वीरेंद्र ठाकुर की हत्या की सूचना ने उन्हें हैरान कर दिया। वीरेंद्र ठाकुर 42 साल के थे और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए तीन गार्ड तैनात थे। इसके बावजूद हत्यारों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे इतने बेखौफ थे कि उन्होंने गार्ड्स समेत परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया था। थाना प्रभारी शिववरण लाल यादव ने इस सनसनीखेज घटना की सूचना तुरंत एसपी अर्चना सिंह को दी। इसके बाद उन्होंने अपने सहयोगी इरशाद आलम, अख्तर अहमद, उमेश यादव और महिला सिपाही पूजा सिंह को साथ लिया और तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। कुछ ही देर में एसपी अर्चना सिंह के साथ डीसीपी प्राची सिंह और एडिशनल डीसीपी कासिम भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही जांच शुरू करने का निर्णय लिया। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि हमलावर पुलिस जैसी वर्दी पहने हुए थे और उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। घटनास्थल के निरीक्षण में यह भी सामने आया कि अपराधी घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को अपने साथ ले गए थे। यह साफ था कि वे सबूत मिटाने के मकसद से ऐसा कर रहे थे। उनकी चालाकी और घटना को अंजाम देने का तरीका यह दिखा रहा था कि यह एक सोची समझी और सुनियोजित साजिश थी। पुलिस अधिकारियों ने आपस में बात करने के बाद तय किया कि इस हत्याकांड की गहराई से जांच की जाएगी। उनकी राय थी कि दिव्यांग ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर की हत्या आपसी दुश्मनी का नतीजा हो सकती है। अधिकारियों ने यह भी सोचा कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्हें वीरेंद्र के बारे में अच्छी जानकारी थी। जांच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखने और वीरेंद्र के निजी और काम से जुड़े झगड़ों की पड़ताल करने का फैसला किया। घटना की जांच के दौरान पुलिस को वीरेंद्र की पहली पत्नी पर शक हुआ, क्योंकि घटना के वक्त वह वहां मौजूद नहीं थी। वही घर में बंधक बनाए गए लोगों में वीरेंद्र की दूसरी पत्नी खुशबुन तारा और उनके 3 बच्चे शामिल थे। खुशबुन तारा ने बताया कि दोपहर करीब 12:30 बजे जब वह किचन में थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उस वक्त हॉल में 3 गार्ड मौजूद थे, जिनमें से एक ने दरवाजे की ओर जाकर पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई कि हम पुलिस है, वीरेंद्र से पूछताछ करनी है, दरवाजा खोलो। जो एक कमरे में बैठे वीरेंद्र ठाकुर ने भी पुलिस की आवाज सुनी। गार्ड ने जैसे ही दरवाजा खोला, पुलिस की वर्दी पहने 3 लोग हथियारों के साथ धमकते हुए घर में घुस आए। उन्होंने चौड़े मास्क और टोपी पहन रखी थी, जिससे उनका चेहरा पहचान पाना मुश्किल था। उनकी चाल ढाल और तैयारियां देखकर साफ लग रहा था कि वे पहले से ही सब कुछ अच्छी तरह प्लान करके आए थे। खुशबुन तारा ने जब पुलिस की वर्दी में लोगों को आते देखा तो वह तुरंत किचन से बाहर बड़े हॉल में आ गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उनमें से एक ने उन्हें दबोच लिया और उनका मुंह बंद कर दिया। बाकी 2 लोगों ने तुरंत हथियार निकालकर गार्ड्स पर तान दिए। उन्होंने गार्ड्स के मोबाइल छीन लिए और खुशबुन तारा समेत सभी को पास के एक कमरे में बंद कर दिया। पूरा घर अब इन नकली पुलिस वालों के कब्जे में था। खुशबुन तारा ने पुलिस को बताया कि जिस कमरे में उन्हें और गार्ड्स को बंद किया गया था, उसमें पहले से ही उनके 2 बच्चे हर्ष और रूशी पढ़ाई कर रहे थे। हमलावर इसके बाद सीधे वीरेंद्र के कमरे में घुस गए। खुशबुन तारा ने कहा कि उनके तीनों सुरक्षा गार्ड भी वर्दीधारी हमलावरों के सामने कुछ नहीं कर सके। हथियारों और उनकी तैयारी के आगे गार्ड पूरी तरह बेबस हो गए। वीरेंद्र की हत्या की खबर पाकर लन ठाकुर भागे भागे घटनास्थल पहुंचे। इससे पहले खुशबुन तारा की तहरीर पर थाना प्रभारी कैंट शिवचरण लाल यादव ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। गोलीकांड के बाद वीरेंद्र के घर में लगे 4 सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर गायब हो गए, जिससे हमलावरों के चेहरे पहचान पाना मुश्किल हो गया। पुलिस को केवल एक अहम जानकारी मिली। हमले से पहले करीब 12 बजे वीरेंद्र के घर के बाहर गली में एक कार खड़ी दिखी थी। इस कार में 4 लोग सवार थे, जो गली में जाते हुए नजर आए और कुछ देर बाद वापस लौट आए। पुलिस ने अनुमान लगाया कि इन 4 लोगों ने कुछ समय बाद ही वारदात को अंजाम दिया। वीरेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों ने उसे नजदीक से 3 गोलियां मारी थीं। इनमें से 2 गोलियां सिर में फंसी हुई थीं, जबकि एक गोली सिर को छेड़ते हुए पार निकल गई थी। इस तथ्य ने पुलिस को यह साबित करने में मदद की कि हमलावरों ने सटीक निशाना लगाकर हत्या को अंजाम दिया था। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने इस हत्या को गंभीरता से लिया और मामले की गहन जांच के आदेश दिए। यह मामला इसलिए भी संवेदनशील था क्योंकि इसमें बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधी और रेलवे के ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर उर्फ गोरख ठाकुर की हत्या जुड़ी थी
और साथ ही एक गैंगस्टर का नाम भी सामने आया था। यह गैंग बिहार के पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन से जुड़ा हुआ था। जांच को आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ पुलिस ने एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम को बिहार भेज दिया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि वीरेंद्र ठाकुर को लोग गोरख ठाकुर के नाम से जानते थे। उनका असली घर पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिले के नरकटियागंज में था। लखनऊ आने से पहले वीरेंद्र ठाकुर पीडब्ल्यूडी विभाग की ठेकेदारी के धंधे में संलिप्त थे। इस पेशे से उसने काफी पैसा कमाया और एक मजबूत नाम कमाया, लेकिन इसके साथ ही उसने कई विरोधी भी बना लिए थे, जो अब उसके दुश्मन बन चुके थे। यह दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि गोरख ठाकुर को 2012 में बिहार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अपने परिवार के साथ, जिसमें उसकी पत्नी प्रियंका ठाकुर और बच्चे शामिल थे, उसने लखनऊ में बसने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि इस दुश्मनी की जड़ ठेके में हुए विवादों से जुड़ी थी, जिसके कारण वह बिहार छोड़कर लखनऊ आकर बस गए थे। लखनऊ में वीरेंद्र ठाकुर को बिहार के इकरामुद्दीन का सहयोग मिला, जो उसका पूर्व परिचित था। इकरामुद्दीन की मदद से वह पीडब्ल्यूडी और अन्य सरकारी विभागों के ठेके लेकर लखनऊ में काम करने लगा, लेकिन नाम बदलकर वीरेंद्र ठाकुर रख लिया। इकरामुद्दीन की बेटी खुशबुन तारा थी और दरअसल प्रियंका के होते हुए वीरेंद्र ने खुशबुन तारा से प्रेम संबंध कायम कर लिए थे। इस संबंध के बारे में खुशबुन तारा के पिता इकरामुद्दीन को भी जानकारी थी। चूंकि इकरामुद्दीन और वीरेंद्र के बीच ठेकेदारी में सहयोग था, इसलिए इकरामुद्दीन ने अपनी बेटी के संबंध को ज्यादा विरोध नहीं किया और न ही वीरेंद्र की आलोचना की। वीरेंद्र ने खुशबुन तारा से शादी कर ली थी, जिससे प्रियंका और खुशबुन तारा दोनों को एक ही घर में रहना पड़ा। इसके कारण उनके बीच अक्सर झगड़े होने लगे। प्रियंका अपने पति और उसकी संपत्ति पर हक जताने के लिए झगड़ती रहती थी, जबकि बाहर से वीरेंद्र के दुश्मन भी उसे परेशान करने लगे थे। इस सब ने घर और बाहर दोनों जगह का माहौल खराब कर दिया था। आरोपियों की धरपकड़ के लिए एसटीएफ के एडीजी यश ने नरकटियागंज में डेरा डाल रखा था। जांच के दौरान पता चला कि घटना के कुछ दिन पहले वीरेंद्र और खुशबुन तारा के बीच हुए झगड़े के बाद प्रियंका अपने बच्चों के साथ मायके बिहार आ गई थी। यह जानकारी जांच में सामने आई, जिससे घटना के कुछ पहलुओं को समझने में मदद मिली। 27 जून 2022 की सुबह जांच टीम बिहार पहुंची और हत्या में शामिल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आरोपियों की कॉल डिटेल के आधार पर सर्विलांस टीम को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। यह जानकारी बिहार में डेरा डाले एसटीएफ के एडीजी को तुरंत भेज दी गई, ताकि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। जानकारी के आधार पर बिहार में मौजूद लखनऊ पुलिस की टीम ने मंजर इकबाल, सरफराज अहमद, काशिफ और अली हसन को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी फिरदौस के संपर्क में रहने वाले लोग थे। पुलिस ने जिन 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया था, मंजर इकबाल नोएडा में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। कुछ दिनों से वह सिवान में था। वहीं कासिफ कसान और सरफराज अहमद दोनों सगे भाई हैं। दोनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हाफिज की पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना काल में दोनों घर आए थे। गांव में ही छोटी किराने की दुकान चला रहे थे। परिवार की माली हालत ठीक न होने की वजह से दोनों अभी तक वापस पढ़ाई करने नहीं जा पाए थे। पुलिस को यकीन था कि इन्होंने ही फिरदौस के इशारे पर गोली मारी थी। प्रियंका, फिरदौस और बिट्टू के साथ वीरेंद्र उर्फ गोरख ठाकुर की कहानी काफी जटिल थी, जिसमें दोस्ती, प्रेम, झांसेबाजी, कड़वाहट और अदावतें एक साथ मिश्रित थीं। पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि प्रियंका ने ही अपने पति वीरेंद्र की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। अभियुक्तों से पूछताछ के बाद वीरेंद्र ठाकुर की हत्या की जो कहानी सामने आई, वह काफी चौंकाने वाली थी। प्रियंका ने अपनी समस्याओं के कारण यह हत्या की योजना बनाई थी, जो बाद में एक बड़े हादसे में बदल गई। वीरेंद्र ठाकुर उर्फ गोरख ठाकुर की पहचान पूर्वी चंपारण इलाके में एक अच्छे ठेकेदार के रूप में थी। 2008 से ही वह पीडब्ल्यूडी के करोड़ों रुपए के ठेके लिया करता था। उसकी पहली पत्नी प्रियंका और बिट्टू जायसवाल भी नरकटियागंज के ही रहने वाले थे। वीरेंद्र ने अपनी मेहनत से बड़ा नाम कमाया था। वीरेंद्र के कई दुश्मन थे, जिनमें से एक उसकी पत्नी प्रियंका की शादी से जुड़ा था। वीरेंद्र ने प्रियंका से शादी उसे धोखा देकर की थी। प्रियंका दरअसल कमलेश जायसवाल उर्फ बिट्टू से प्यार करती थी और वे दोनों साथ रहने के लिए घर से भागकर वीरेंद्र के पास पहुंचे थे। बिहार के नरकटियागंज जिले की रहने वाली प्रियंका एसएस शर्मा पब्लिक स्कूल में पढ़ रही थी और इसी दौरान स्कूल के रास्ते में पड़ने वाली पान की दुकान चलाने वाले बिट्टू जायसवाल को उसने दिल दे दिया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और अब दोनों किसी हाल में एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाह रहे थे। यह बात साल 2011 की है। उस समय वीरेंद्र का नरकटियागंज और पूरे बेतिया में दबदबा था और इसी वजह से कमलेश उर्फ बिट्टू जायसवाल ने वीरेंद्र से शरण मांगी थी।
दरअसल प्रियंका को वीरेंद्र ने पहली बार बिट्टू की नरकटियागंज के चौराहे पर स्थित पान की दुकान पर देखा था। उसे देखते ही वीरेंद्र प्रियंका पर फिदा हो गया था। प्रियंका अक्सर बिट्टू की वजह से दुकान पर आती थी। एक दिन आधी रात को जब बिट्टू और प्रियंका को साथ अपने घर पर देखा तो वीरेंद्र चौंक गया। वह कुछ सवाल करता। इससे पहले ही कमलेश ने उसे प्रियंका के साथ कुछ दिनों तक रहने की शरण मांगी। उन्होंने बताया कि दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है, लेकिन यह दोनों के परिवारों के लिए विरोध का कारण बनेगा। प्रियंका ठाकुर खानदान की हैं और वह वैश्य समाज से आती हैं। उनके घर वाले कभी भी इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। वीरेंद्र को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक ऊंची जाति की लड़की ने निचली जाति वाले से अंतरजाति विवाह किया। वह खुद ठाकुर था, लेकिन प्रियंका की वजह से उसने अपने घर के एक हिस्से में दोनों को रहने की इजाजत दे दी। अगले दिन वीरेंद्र ने प्रियंका को हिफाजत से रखने के बहाने कमलेश उर्फ बिट्टू को घर से जाने के लिए कहा। उसने बिट्टू से वादा किया कि प्रियंका उसकी अमानत है और वह सुरक्षित रहेगी। बिट्टू उसकी बातों में आ गया और चला गया। बिट्टू के जाने के बाद वीरेंद्र ने प्रियंका से अपनी दिल की बात की और उसे समाज से बाहर शादी करने के बारे में डराया और धमकाया। वीरेंद्र ने अपनी हैसियत और पैसे का हवाला देते हुए प्रियंका पर शादी करने का दबाव डाला। प्रियंका, जो पहले से ही प्यार में अंधी हो चुकी थी, घर छोड़ चुकी थी, अब उसके लिए घर लौटना असंभव लग रहा था। उसे वीरेंद्र ने सुरक्षा देने वाला और वफादार व्यक्ति महसूस हुआ और वह वीरेंद्र से शादी करने के लिए तैयार हो गई। उन दिनों वीरेंद्र को बिहार छोड़ने की मजबूरी आ गई और वह प्रियंका को लेकर लखनऊ आ गया। जब बिट्टू को यह पता चला कि प्रियंका को वीरेंद्र ने अपने कब्जे में कर लिया है तो वह ठगा सा महसूस करने लगा और अंदर ही अंदर वीरेंद्र से दुश्मनी पाल ली। लेकिन कुछ साल बाद प्रियंका का सामना सौतन खुशबुन तारा से हुआ। वीरेंद्र की हत्या का मुख्य आरोपी फिरदौस ने बिहार के बेतिया जिले में 2015 को बालू खनन का ठेका पाने के लिए ठेकेदार रईस खान के कहने पर एक ठेकेदार को गोली मार दी थी। बिहार की पुलिस अब फिरदौस के पीछे पड़ गई तो वो लखनऊ में पढ़ाई कर रही अपनी चचेरी बहन खुशबुन तारा के पास छिपने आया, लेकिन वहां वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। लिहाजा उसने गोरख ठाकुर, जो लखनऊ में अब वीरेंद्र ठाकुर बन चुका था, उसकी पनाह में आ गया। फिरदौस कभी कभी अपनी बहन खुशबुन तारा के पास जाता था तो गोरख उर्फ वीरेंद्र ठाकुर भी साथ चला जाता था। धीरे धीरे फिरदौस से ज्यादा गोरख उसके घर जाने लगा था। यही नहीं, उसने अपने रुतबे के दम पर खुशबुन को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। फिरदौस ये कभी नहीं चाहता था कि उसकी बहन दूसरे धर्म के आदमी के साथ संबंध में रहे, खासकर गोरख ठाकुर के तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उसी के सामने गोरख उसकी बहन के साथ घूम रहा था। इसी बीच में फिरदौस को गोरख की पहली पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी बिट्टू जायसवाल के बारे में पता चला तो उसने पहले बिट्टू से संपर्क किया। इसके बाद गोरख की पत्नी प्रियंका को खुशबुन और गोरख की प्यार मोहब्बत की कहानी बताकर उसे भी अपनी तरफ मिला लिया था। वीरेंद्र ने किसी की नहीं सुनी। वीरेंद्र ने खुशबुन से शादी कर ली। वीरेंद्र से शादी के बाद खुशबुन ने अपना धर्म भी बदल लिया। प्रियंका इसका जमकर विरोध करती और बात बात में वीरेंद्र को ताने देती थी। प्रियंका भी वीरेंद्र से परेशान थी। फिरदौस, बिट्टू और प्रियंका ने गोरख की हत्या की योजना को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया था। फिरदौस जानता था कि गोरख को लड़कियों का लालच देकर आसानी से जाल में फंसाया जा सकता है, इसलिए उसने कोलकाता की 2 लड़कियों से वीडियो कॉल करवाई, जिससे गोरख को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन आने के लिए राजी किया गया। 2 जुलाई 2019 को योजना के मुताबिक प्रियंका गोरख को लेकर चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। गोरख ने प्रियंका को बाहर ही रुकने को कहा और लड़कियों से मिलने के लिए छोटी लाइन की पार्किंग की ओर बढ़ा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब एक जाल था। जैसे ही गोरख पार्किंग के पास पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए बैठे फिरदौस के शूटर ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में गोरख की जान तो बच गई, लेकिन उसकी पीठ में 3 गोलियां लगी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। गोलीकांड के बाद प्रियंका ने चारबाग जीआरपी थाने में गोरख पर हुए इस हमले की एफआईआर दर्ज करवाई। गोलीकांड के बाद गोरख भले ही अपाहिज हो गया था, लेकिन उसके लोगों का साथ अभी भी उसके साथ बना हुआ था। प्रियंका को अंदेशा था कि एक दिन गोरख को यह सच पता चल जाएगा कि उस पर हुए हमले में वह भी शामिल थी। इसी डर से वह भागने की फिराक में थी। गोरख अपनी रीढ़ की हड्डी का इलाज करवाने के लिए प्रियंका को ही साथ ले जाया करता था। लेकिन जनवरी 2021 में फिरदौस के कहने पर खुशबुन तारा ने गोरख के साथ दिल्ली जाने का जिम्मा ले लिया। इस दौरान प्रियंका ने मौका पाकर अपने पुराने प्रेमी बिट्टू के साथ भागने का फैसला कर लिया। प्रियंका के अचानक भाग जाने से गोरख न केवल परेशान हो गया, बल्कि वह और अधिक दहशत में रहने लगा। गोलीकांड के बाद से ही वह सुरक्षा को लेकर सतर्क था
और अब प्रियंका की इस हरकत ने उसे और चौकन्ना कर दिया। उसने लखनऊ के नीलमथा इलाके में एक किलानुमा घर बनवाया, जिसमें हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगवाए और हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर दिया। लेकिन गोरख के दिल और दिमाग में प्रियंका और बिट्टू की गद्दारी का डर अब भी बना हुआ था, और यह डर उसकी हर गतिविधि को प्रभावित करने लगा। फिरदौस ने एक बार फिर गोरख को खत्म करने की योजना बनाई, और इस बार उसने प्रियंका और बिट्टू को भी अपने साथ शामिल कर लिया। प्रियंका जानती थी कि गोरख अपने किलेनुमा घर में किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने नहीं देगा, सिवाय पुलिस के। इसी जानकारी का फायदा उठाते हुए फिरदौस ने शूटरों को बिहार पुलिस की वर्दी में भेजने की साजिश रची। शूटरों को खास हिदायत दी गई थी कि वे खुद को बिहार पुलिस की टीम बताकर गोरख के घर में घुसें और वहां वारदात को अंजाम दें। यह योजना इतनी बारीकी से बनाई गई थी कि किसी को शक भी न हो। प्रियंका ने खुद गोरख से यह कहकर संपर्क साधा कि बिहार पुलिस उसकी सुरक्षा के लिए आई है, और गोरख को उनसे मिलने के लिए तैयार कर लिया। शूटरों ने पुलिस की वर्दी पहनकर गोरख के घर के अंदर दाखिल होने का रास्ता बना लिया। जैसे ही शूटर गोरख के किलेनुमा घर में दाखिल हुए, उन्होंने तुरंत अपने असली इरादे जाहिर कर दिए। गोरख को इस हमले की कोई उम्मीद नहीं थी। शूटरों ने बिना समय गवाए उस पर गोलियों की बौछार कर दी। गोरख के सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह से तैयार थे। गोरख को 2 गोलियां छाती और 1 गोली सिर पर लगी ने, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शूटर हत्या को अंजाम देकर तेजी से वहां से फरार हो गए। प्रियंका और बिट्टू, जो बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे थे, शूटरों को लेकर तुरंत वहां से निकल गए। इसके बाद 3 जुलाई 2022 को बिहार के सिवान जिले के बढ़हरिया क्षेत्र से क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम ने भाड़े के शूटरों को गिरफ्तार किया, लेकिन तीनों मुख्य आरोपी फरार थे। पुलिस ने कई अहम सुराग जुटाए, जिनमें एक मोबाइल फोन शामिल था, जो बख्शी तालाब के पास झाड़ी से मिला था। इस फोन में मिले नंबरों को सर्विलांस पर डालकर कॉल डिटेल्स निकाली गई, जिसके आधार पर हमलावरों का पता चला। 11 जुलाई 2022 को एसटीएफ ने कॉल डिटेल्स के आधार पर शाहजहांपुर जाकर वीरेंद्र के सुरक्षा गार्ड सतीश और देवेंद्र को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि 25 जून की घटना के बाद वे डर गए थे और इसलिए फरार हो गए थे। इसके बाद 25 जुलाई को कमलेश उर्फ बिट्टू जायसवाल पुलिस से मुठभेड़ में घायल हुआ और उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। वह कई गंभीर मामलों में आरोपी था और बिहार के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। हत्या के इस मामले में 2 मुख्य आरोपी प्रियंका और फिरदौस फरार थे। आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। और आज की दूसरी कहानी दिल्ली की है। ये बात 2013 की है। दिल्ली में एक पुलिस थाना है, थाना जीटीबी एनक्लेव। 16 जून 2013 को जीटीबी एनक्लेव पुलिस को असलम नाम के युवक ने सूचना दी कि उनके पिता की लाश बालकनी में पड़ी है, जो चादर में लपटी हुई मिली। थोड़ी ही देर में पीसीआर की गाड़ी वहां पहुंच गई। पीसीआर पुलिस ने चादर हटाई तो उसमें खून से सनी जाबिर अली की लाश लिपटी थी। पीसीआर पुलिस ने संबंधित थाना जीटीबी एनक्लेव को घटना के बारे में सूचित किया। कुछ देर बाद थाना जीटीबी एनक्लेव के थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह चौहान और इंस्पेक्टर एटीओ राकेश कुमार दोहाना पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर आ पहुंचे। घटनास्थल का मुआयना करने के दौरान ही पुलिस को खून सना एक चाकू मिला। पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो जाबिर अली की पत्नी शबाना ने बताया कि काफी देर पहले जाबिर टॉयलेट के लिए ऊपर गए थे, लेकिन अभी तक वह नीचे नहीं आए। नीचे वाला टॉयलेट खराब था, इसलिए उसने उन्हें ऊपर जाने को कहा। जाबिर ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए। शबाना, उनका बेटा साजिद, असलम और असलम की पत्नी सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, लेकिन ऊपर जाने वाले दरवाजे की कुंडी दूसरी ओर से बंद थी, जिससे वे वहीं रुक गए। असलम ने वहां से कई बार आवाज लगाई, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। तभी सभी नीचे उतरने लगे और अचानक असलम की नजर बालकनी पर पड़ी। चादर में लपटी हुई अपने पिता जाबिर अली की लाश देख असलम चौंक गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस उससे ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकी, लेकिन घटनास्थल के हालात से यह साफ था कि यह हत्या लूटपाट की वजह से नहीं हुई थी, क्योंकि घर का सारा सामान जस का तस था। चूंकि मकान में आने जाने का एक ही दरवाजा था, पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्या किसी जानकार ने की है या फिर इसमें घर के किसी सदस्य का हाथ हो सकता है। पुलिस परिवार वालों और रिश्तेदारों के नाम, पते और फोन नंबर ले रही थी। तभी क्राइम टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने आकर अपनी कार्रवाई पूरी की। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया।
थाना जीटीबी एन्क्लेव में उसी दिन यानी 16 जून 2013 को जाबिर की हत्या का यह मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। इसके बाद मामले के खुलासे के लिए डीसीपी वीवी चौधरी एवं स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर अत्तर सिंह यादव के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की। पुलिस को पता था कि जाबिर के मकान में आने जाने के लिए एक ही दरवाजा था, इसलिए हत्यारा उसी दरवाजे से आया होगा और जाबिर की हत्या करके उसकी लाश को चादर में लपेटकर उसी दरवाजे से बाहर गया होगा। जाबिर का हत्यारा या तो जान पहचान का था या फिर घर का ही कोई सदस्य था। पुलिस ने सभी नंबरों को सर्विलांस पर लगा दिया था। इसी के साथ मुखबिरों को भी सतर्क कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि जाबिर के शरीर पर चाकू के 32 वार किए गए थे। पुलिस जांच में क्या हुआ, यह जानने से पहले आइए थोड़ा जाबिर और शबाना के बारे में जान लेते हैं। जाबिर और शबाना उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के गांव रमजानपुर के रहने वाले थे। जाबिर 30 साल का रहा होगा, तभी उसे 15 साल की शबाना से प्यार हो गया था। लेकिन शबाना का हाल कुछ और ही था। शबाना किसी बहुत लड़कों के चक्कर में थी। शबाना का चक्कर जाबिर से भी था। जाबिर भी उसी मोहल्ले में रहता था जिस मोहल्ले में शबाना रहती थी। वह नौशे मियां का बेटा था। जाबिर अन्य लड़कों से थोड़ा अलग था। शबाना को वह अपनी बीवी बनाना चाहता था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद शबाना इसके लिए तैयार नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि वह उम्र में उससे काफी बड़ा था। शबाना का कहना था कि मौज मस्ती की बात दूसरी है और बीवी बनकर रहने की बात दूसरी। शबाना की हरकतों से सारा गांव वाकिफ था। गांव वालों से इस बात की जानकारी उसके माता पिता को हुई तो उन्होंने उसे मारा पीटा और समझाया भी। आखिर मां बाप की बात शबाना की समझ में आ गई, इसलिए वह जाबिर से निकाह के लिए राजी हो गई। लेकिन जाबिर के पिता नौशे मियां इस निकाह के खिलाफ थे, क्योंकि शबाना अब तक गांव में इस कदर बदनाम हो चुकी थी कि निकाह की छोड़ो, कोई भला आदमी उससे बातचीत करना भी पसंद नहीं करता था। ऐसी लड़की से जाबिर निकाह की बात कर रहा था। नौशे मियां की गांव में अच्छी इज्जत थी, उन्होंने इस निकाह के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन जाबिर ने तो इरादा पक्का कर लिया था, इसलिए मजबूरन नौशे मियां को राजी होना पड़ा। निकाह के बाद शबाना पूरी तरह बदल गई थी। वह पति की ही नहीं, सास ससुर और देवर की सेवा पूरे लगन से करने लगी थी। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी ले ली थी। नौशे मियां के पास काफी जमीन थी, उसी पर खेती करके वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। जाबिर गांव में रहकर पिता की मदद करता था। समय के साथ जाबिर 4 बच्चों का बाप बन गया। परिवार बढ़ा तो जिम्मेदारी और खर्च बढ़ा। जाबिर को लगा कि अब गांव में गुजारा नहीं होगा, तो गांव छोड़कर वह दिल्ली चला गया। दिलशाद गार्डन इलाके में कबाड़ी का काम शुरू किया। जाबिर ने मन लगाकर मेहनत की, जिसका उसे फायदा भी मिला। उसकी ठीक ठाक कमाई होने लगी। वह जरूरत भर का पैसा रखकर बाकी गांव भेज देता था। जाबिर की कमाई बढ़ी तो उसने रहने के लिए एक मकान खरीद लिया। अपना मकान हो गया तो गांव से वह अपना परिवार ले आया। बच्चों का उसने यहीं एडमिशन करा दिया। अब समय आराम से गुजरने लगा। जाबिर ने देखा कि कबाड़ी के काम में पैसा तो खूब है, लेकिन इज्जत नहीं है। इसीलिए उसने कबाड़ी का काम बंद कर दिया और स्टील वर्क्स का काम शुरू कर दिया। इस काम में भी उसने मन लगाकर मेहनत की। उसकी मेहनत रंग लाई और उसके पास सब कुछ हो गया। काम बढ़ा तो जाबिर काम में व्यस्त रहने लगा, जिसकी वजह से वह पत्नी और बच्चों को समय कम दे पाता था। अब तक शबाना 30 साल की हो गई थी तो जाबिर 45 साल का। शबाना के बच्चों को एक सरदार ट्यूशन पढ़ाने आता था। ये सरदार कुंवारा नौजवान था। शबाना का दिल उसी पर आ गया। शबाना ने उसे लटके झटके दिखाए तो सरदार को समझते देर नहीं लगी कि उसके मन में क्या है। फिर एक दिन शबाना ने उसे मौका दिया तो उस सरदार ने खुशी खुशी उसकी इच्छा पूरी कर दी। सरदार ने उसे इस तरह खुश किया कि वह उसकी दीवानी हो गई। कुछ ऐसा ही सरदार को भी लगने लगा तो एक दिन वह शबाना को भगा ले गया। ये 2008 की बात है। शबाना को न पति की चिंता थी न बच्चों की, इसलिए सरदार के साथ जाने के बाद उसने उनकी कोई खबर नहीं ली। पत्नी की बेवफाई से जाबिर को गहरा आघात लगा, लेकिन इस आघात को बच्चों की परवरिश में लगकर उसने भुला दिया। फिर भी वह शबाना की तलाश करता रहा। 5 महीने बाद उसे किसी से पता चला कि शबाना अपने प्रेमी के साथ पंजाब में रह रही है। पत्नी को वापस लाने के लिए वह पंजाब गया। वहां शबाना उस सरदार के साथ रवीना कौर नाम से रह रही थी। शबाना आने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी असलियत जब सरदार के घर वालों को पता चली तो उन्होंने जबरदस्ती उसे जाबिर के साथ भेज दिया। जाबिर को अब शबाना पर यकीन नहीं रह गया था, इसलिए उसने उसे पिता के पास गांव पहुंचा दिया। आखिर गांव में जाबिर ने पिता की मदद के लिए शबिर नाम के नौकर को रखा। शबाना ने अब शबिर पर डोरे डालने शुरू कर दिए। शबिर घर का नौकर था, इसलिए उसका अंदर तक आना जाना था।
शबाना ने इसी का फायदा उठाया और नौकर शबीर को बिस्तर का साथी बना लिया। शबाना का जब मन होता, नौकर शबीर के साथ हम बिस्तर हो जाती। पहले तो यह काम बहुत चोरी छिपे होता रहा, लेकिन धीरे धीरे वे लापरवाह होते गए। गांव वालों को संदेह हुआ तो लोग उन पर नजर रखने लगे। जब उन्हें यकीन हो गया कि सचमुच कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने इस बारे में नौशे मियां से बात की। उन्होंने फोन करके सारी बात बेटे को बता दी। अगले ही दिन जाबिर गांव पहुंचा और पहले तो उसने शबाना की जमकर पिटाई की। उसके बाद तुरंत नौकर को भगा दिया। 4-5 दिन गांव में रहकर जाबिर दिल्ली चला गया। दिल्ली आते समय उसने शबाना पर नजर रखने की जिम्मेदारी भाई दिलशाद को सौंपी थी। भाई के कहने पर दिलशाद उस पर रात दिन नजर रखने लगा। शबाना की आदत बिगड़ चुकी थी। अब वह सुधरने वाली नहीं थी। वह बिना मर्द के बिल्कुल नहीं रह सकती थी, लेकिन देवर की वजह से वह किसी मर्द तक पहुंच नहीं पा रही थी। पिछले साल मई महीने में अचानक दिलशाद की करंट लगने से मौत हो गई। गांव वालों का कहना था कि यह सब शबाना ने अपने पुराने प्रेमी असरुद्दीन से करवाया था। इसकी वजह यह थी कि असरुद्दीन उन दिनों गांव में ही था, जबकि वह सूरत में रहता था। वह शबाना का बचपन का प्रेमी था। बहरहाल सच्चाई कुछ भी रही हो, सबूत न होने की वजह से पुलिस केस नहीं बना। पुलिस केस भले ही नहीं बना, लेकिन गांव वाले इस बात को लेकर काफी गुस्से में थे। इसलिए घर वालों ने असरुद्दीन को सूरत भेज दिया। वह सूरत तो चला गया, लेकिन वह वहां भी नहीं बच सका। दिलशाद के भतीजे ताहिर ने चाचा की मौत का बदला लेने के लिए सूरत में ही उसकी हत्या कर दी। गांव वाले शबाना के कारनामों से परेशान हो गए तो उन्होंने जाबिर को फोन करके उसे अपने साथ दिल्ली ले जाने को कहा। उनका कहना था कि वे इस गंदगी को गांव में नहीं रहने देंगे, क्योंकि इसकी वजह से खून खराबा भी होने लगा है। गांव वालों के कहने पर जाबिर शबाना को दिल्ली ले आया। शबाना ने पति से वादा किया था कि अब वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, लेकिन शबाना मानी नहीं। उसने ठान लिया था कि अब वह जाबिर के साथ नहीं रहेगी। फिर उसने पति से छुटकारा पाने के लिए जो योजना बनाई, वह बहुत ही खतरनाक थी। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल गया था कि हत्या में शबाना का हाथ है। फिर भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया था। दरअसल उसी के माध्यम से पुलिस असली हथियारों तक पहुंचना चाहती थी। अगर पुलिस उसे पकड़ लेती तो असली हत्यारे छिप जाते। इंस्पेक्टर अत्तर सिंह यादव ने मुखबिरों की मदद से नंदनगरी के गगन सिनेमा के पास से जानेआलम उर्फ टिंकू, आमिर हुसैन और हनीफ उर्फ काला को पकड़ा। थाने लाकर तीनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि शबाना ने ही 4 लाख रुपए की सुपारी देकर जाबिर की हत्या कराई थी। हत्यारों के पकड़े जाने के बाद पुलिस शबाना के घर पहुंची तो पता चला कि वह घर से गायब हो चुकी है। शायद उसे हत्यारों के पकड़े जाने की भनक लग चुकी थी। पुलिस शबाना की तलाश कर रही थी कि तभी अलाउद्दीन उर्फ आले पुलिस के हाथ लग गया। इसके बाद 4 नवंबर 2013 को पुलिस ने शबाना को भी उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वह अपने घर जरूरी सामान लेने आई थी। इसके बाद पुलिस को नौकर शब्बीर अली, कमर और शानू की तलाश थी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में शबाना ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इसके बाद उसने जाबिर की हत्या की। जो कहानी पुलिस को सुनाई वह इस प्रकार थी। गांव में रहने के दौरान जब उसके संबंध नौकर शब्बीर अली से बने थे तो इसका खुलासा होने पर उसका शौहर जाबिर उसके साथ बुरी तरह मारपीट करने लगा था। तब शबाना ने तय कर लिया था कि अब वह उसे ठिकाने लगवाकर ही रहेगी। नौकर शब्बीर से उसकी फोन पर बात होती रहती थी। उसने उससे बात की तो उसने शबाना की मुलाकात अलाउद्दीन उर्फ आले से कराई। उसने अलाउद्दीन को 4 लाख रुपए देने की बात की तो वह जाबिर की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। अलाउद्दीन नौकर शब्बीर का दोस्त था और रमजानपुर का ही रहने वाला था। अलाउद्दीन अपराधी प्रवृत्ति का था। उसने गांव के ही एक शख्स अब्बन की हत्या तलवार से काटकर की थी। अलाउद्दीन को गांव वालों से जान का खतरा था, इसलिए वह जेल से छूटने के बाद पत्नी मुनीजा के साथ गांव बीकमपुर में रहने लगा था। अलाउद्दीन कामकाज के नाम पर दिल्ली की फैक्ट्रियों से कॉपर डस्ट की चोरी करके कबाड़ियों को बेचता था। दिल्ली में रहते हुए ही उसकी जान पहचान 26 वर्षीय हनीफ उर्फ काला से हुई। वह भी रमजानपुर का ही रहने वाला था। काफी समय से वह गाजियाबाद के भोपुरा में रहता था। वह चोरी का माल तो खरीदता ही था, खुद भी चोरी करता था। अलाउद्दीन ने जाबिर की हत्या करने पर 4 लाख रुपए मिलने की बात बताकर उसे भी योजना में शामिल कर लिया था। हनीफ को लगा कि वह अलाउद्दीन के साथ मिलकर इस योजना को अंजाम नहीं दे पाएगा, इसलिए उसने अपने दोस्तों कमर, आमिर हुसैन, शानू और जानेआलम उर्फ टिंकू को भी अपने साथ मिला लिया। पूरी योजना तैयार करके सभी 15 जून 2013 को शबाना के घर पहुंचे। शबाना ने सभी को घर में ही अलग अलग जगहों पर छिपा दिया।
शबाना को पता ही था, इसलिए उसने जाबिर के रात के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी, जिसे खाकर जाबिर सो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे टॉयलेट आई तो शबाना ने उसे ऊपर वाले टॉयलेट में जाने को कहा, क्योंकि नीचे वाले टॉयलेट में कमर छिपकर बैठा था, जबकि टिंकू कमरे में ही चाकू लिए छिपा था। जाबिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी कमर ने उसे पीछे से पकड़ लिया तो टिंकू ने उस पर चाकू से लगातार कई वार कर दिए। जाबिर का मुंह दबा था, इसलिए वह चीख भी नहीं सका और छटपटाकर मर गया। खून बहुत ज्यादा बह रहा था, इसलिए उसे रोकने के लिए लाश को चादर में लपेटकर बालकनी में डाल दिया। इसके बाद वे सभी चले गए। उनके जाने के बाद शबाना ने इधर उधर फैले खून को साफ किया और असलम के घर जाकर जाबिर के ऊपर जाकर वापस न आने की बात बताई। पूछताछ के बाद पुलिस ने शबाना को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 4 लोगों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी थी। 1 वीक के बाद पुलिस ने नौकर शब्बीर, कमर और शानू को जेल भेज दिया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी बहुत अहम है। शबाना और जाबिर का उदाहरण दिखाता है कि जब कोई रिश्ते में विश्वासघात करता है तो उसकी परिणति न केवल व्यक्तिगत तौर पर बुरी होती है, बल्कि यह परिवार और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। जाबिर ने अपने परिवार की खातिर काफी मेहनत की, लेकिन शबाना ने उसके साथ विश्वासघात किया और अंततः एक ऐसी खतरनाक योजना बनाई जो न केवल उसके पति के जीवन को खत्म कर देती है, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी को भी बर्बाद कर देती है। इसके अलावा इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ दें और अपने रिश्तों को मजबूत रखें, ताकि किसी भी मुश्किल घड़ी में आपसी सहयोग से हर समस्या का समाधान मिल सके। रिश्तों में प्यार, समझदारी और एक दूसरे के प्रति वफादारी बहुत जरूरी है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।